हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट फर्स्ट है इसमें क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, हम BLLB के फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फोर्थ हम डिस्कस करेंगे। और ये जो यूनिट है काफी बड़ी है क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिए हुए हैं, DPSP, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पार्ट फर्स्ट है, तो हम इसमें ऊपर के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जो हमारे प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो लास्ट के दो टॉपिक के मतलब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उन चीजों को। और फोर्थ यूनिट मैंने इसमें बनाई है क्योंकि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट्स आपकी। इसमें से जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें से थर्ड यूनिट में से बहुत ही कम क्वेश्चन आया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एस फोर्थ यूनिट में से आते हैं और फर्स्ट यूनिट में से आते हैं, और कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ठीक है, टू पार्ट्स में, ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो आप लोग को पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो उसके सिटीजन को ग्रांट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 से 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitutional remedies। ज्यादातर मैंने देखा है 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स को लेके, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। सो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है? ठीक है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के? वो ये है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक तो उसने हमें ये गारंटी करे हुए हैं, प्रोटेक्ट करे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पर किसी रीजनेबल ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन पहले उस चीज को जुडिशरी व्यू करेगा, उसके बाद ही वो रिस्ट्रिक्ट होंगे। जैसे कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो फंडामेंटल राइट्स उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हाउएवर कुछ राइट्स ऐसे हैं जो गारंटी है, जो सस्पेंड नहीं होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये तब भी एप्लीकेबल रहेंगे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ये कर रखा है कि यार किसी का अगर वॉलेशन हो रहा है उसके फंडामेंटल राइट का, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, डायरेक्टली रिट डाल सकता है। ये आपको कुछ फीचर समझ में आए? क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 यही बात बोलता है ना कि इसका कोई फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकता है। और आर्टिकल 226 बात करते हैं कि हाई कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, सो ये कुछ पावर्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। सो हमारा आर्टिकल 14 में बात करता है राइट टू इक्वालिटी। ये बात कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये है जो इंडिविजुअल्स है ना, वो सेम है लॉ की नजरों में। एंड जो भी सिटीजन है इंडिया के, वो इक्वली ट्रीटेड करे जाएंगे लॉ के सामने, और इक्वली उन्हें प्रोटेक्टेड करा जाएगा। ठीक है, बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि जो सिटीजन है वो इक्वली ट्रीट करे जाए लॉ के सामने, और जो लोग हैं वो इक्वली प्रोटेक्ट करे जाए। ठीक है, ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इस चीज की बात करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये बात करते हैं जो रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही बात करें तो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन को किसी भी ग्राउंड पर। ठीक है, और the state shall not discriminate any citizen on the ground of religion, place of birth, sex, caste, race, or any of them. ठीक है, and no citizen on the ground restrict to work with any condition that is exists to in a shop, public restaurant, hotels, or any place, public entertainment, and the use of well tanks, watching carts, roads, and place and public resort है वो वैसे।
and nothing in this article prevent the state to make special provision for women and children. बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं यार देखो, स्टेट किसी भी ग्राउंड पे एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो सिटीजन है उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जा सकता कि वो किसी भी चीज में काम करें, चाहे वो किसी शॉप पे काम करें, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में काम करें, या वो होटल में काम करें, या वो खुद का होटल खोल लें। उस चीज के लिए गवर्नमेंट उन्हें नहीं, उस चीज के लिए जो स्टेट है वो उन्हें नहीं रोक सकती है। ठीक है। इवन अगर किसी बंदे को कोई बाथिंग घाट पे जाना है, या कोई रोड वो यूज कर रहा है, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस वो यूज कर रहा है, तो उस चीज के लिए स्टेट उन्हें नहीं रोक सकती। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। और इस आर्टिकल में ये बात भी बोले कि इस आर्टिकल में स्टेट के पास राइट है कि वो वुमेन्स के लिए जो है स्पेशल लॉज बना सकता है। आई होप आपको एक चीज बस समझ में आई होगी। ठीक है। अभी ये जो मेरा आर्टिकल है बेसिक बेसिक लिखवाया है, क्योंकि जब आप बीआरएक्स पढ़ेंगे, अब मतलब सिक्स सेमेस्टर में भी जब आप लोग बीआरएक्स पढ़ेंगे, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जब आप वहाँ पे पेरेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बट अभी आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर है, तो आप लोगों के लिए बेसिक चीजें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 16 में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब की सारे सिटीजन में, मैटर रिलेटिंग टू जॉब और अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, किसी भी ऑफिस में जो गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, बट ये जो है ना एक्शन, ये आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है, पर लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये भी है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जाए। ठीक है, उन लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब कि ये है कि तो आर्टिकल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को, या फिर कोई भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी हो रही हो उन सबको ये अबॉलिश करता है। ठीक है, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उस चीज का ध्यान रखता है आर्टिकल 17। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो दैट उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। सो अब हम बात करते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल, दैट इज आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है कि इट सेज दैट स्टेट शुड नॉट कन्फर एनी टाइटल have ever those title which are academic or military in nature shall be allowed। मतलब ये स्टेट किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दे सकती है, लेकिन अगर कोई मिलिट्री एकेडमिक टाइटल है वो दे सकती है। ठीक है, और ये चीज को प्रोहिबिट करता है जो सिटीजन है इंडिया के, वो किसी भी तरीके का टाइटल फॉरेन कंट्री में नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जो टाइटल इसमें एक्सेप्ट हो सकते हैं, जो अवार्ड एक्सेप्ट हो सकते हैं, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, एंड मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र शुड नॉट बी कंसिडर्ड। इसके अंदर ये सब टाइटल्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। ठीक है, बस बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि जो स्टेट है ना वो किसी और तरीके के टाइटल नहीं दे सकती, सिर्फ एकेडमी या मिलिट्री के टाइटल दे सकती है। या फिर इसमें ये अलाउड है कि यार जो टाइटल्स हैं जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर जो मिलिट्री ऑनर्स है, वो चीजें एक्सेप्टेड है इसके अंदर। इसमें ये भी है कि कोई पर्सन फॉरेन कंट्रीज किसी भी तरीके का टाइटल नहीं रिसीव कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, आई होप आर्टिकल 18 समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा खत्म। हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमारा राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 के अंदर आता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 का वन सब क्लॉज ए ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपनी बातों को बोल के या किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, या फिर प्रेजेंटेशन फॉर्म में, या वर्बल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बी की, 9(1) सब क्लॉज बी की, जो बात करते हैं फ्रीडम टू असेंबल। इसका मतलब यह है कि यार लोगों के पास फ्रीडम है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट आर्म टू असेंबल हो सकते हैं। क्या बात करते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप लोग के पास फ्रीडम है कि कोई भी एसोसिएशन आप बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, फिर किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। फिर आप बात करते हैं 19(1) सब क्लॉज डी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली।
और इंसान में फ्रीडम है कि वो फ्रीली मूव कर सकता है बिना किसी रोक टोक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 वन क्लॉज ए की, फ्रीडम टू रेसिडेंस। हर इंसान को फ्रीडम है कि वो जहाँ चाहे वो वहां रह सकता है, बट ये जो फ्रीडम है ये कहीं ना कहीं कुछ स्टेट के अपने लॉज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, समझ आया आपको ये चीज? आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, और इसका जी है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इसमें यह है कि यार किसी भी बंदे को हम रोक नहीं सकते कि वो इसको प्रोफेस ना करे। जिसको जिस भी प्रोफेशन में जाना है वो उसको प्रोफेस कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। 19 का एक टू पार्ट है जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिस्ट्रिक्शन की। आप लोग को पता है हमारा जो 19 आर्टिकल है, ये जो हमारा 19 आर्टिकल है, आर्टिकल 19, ये हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड इन सेंस 19 का जो सब क्लॉज 2 है वो ये मत बोलता है कि यार आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। जैसे कि जैसे सेडिशन हो गया, सेडिशन होता है, तो हम सेडिशन जैसे दूसरों को भड़काऊ भाषण देना सेडिशन होता है, जो हमारे 124A में आता है। अगर कोई ऐसी चीज करता है सो वो पनिशेबल है। डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई है। ऑब्सनिटी हो गया, ये ऐसी चीजें दी गई है इसके अंदर कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता है या फिर स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट या फिर एलियंस के साथ मिलकर या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे इंडियन के सिक्योरिटी के खिलाफ है, अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है और वो बोलता है मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हर किस मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाएं। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, क्योंकि ज्यादातर पेपर मैंने देखा है कि एक चीज आई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। मतलब कि ये प्रोटेक्शन करता है कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस, कोई आपने ऑफेंस करा है उसकी कन्वेक्शन के लिए ये आपको प्रोटेक्शन देता है। इसका ये है कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। कोई भी इंसान उस एक्ट के लिए नहीं पनिश हो सकता जिस टाइम पे वो कर रहा है वो ऑफेंस नहीं। ठीक है, एंड नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन लॉ प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। और कोई भी इंसान उसे उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता जो लॉ में दी गई है उस क्राइम के कमिट होने के लिए। ठीक है, ऑल्सो नो वन can be prosecuted and punished for the same offense more than once and can be forced to give witness against her or her own self। मतलब कि कोई भी पर्सन जो है, पहली बात तो अगर उसने कोई भी पर्सन है जो कन्विक्टेड है किसी एक्ट को लेके, और जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड कोई भी पर्सन को जो एक पनिशमेंट होती है जैसे कि 10 साल की पनिशमेंट है, तो आप उसे 15 साल की नहीं दे सकते। आप उसे वही पनिशमेंट देंगे जो उस पनिशमेंट मतलब आप उसे वही पनिशमेंट देंगे जो उस कमीशन की पनिशमेंट है, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और कोई भी जो पर्सन है जो प्रोसिक्यूट हुआ है और पनिश हुआ है ऑलरेडी, वो सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा पनिश नहीं हो सकता, और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खुद के खिलाफ गवाही दे। ठीक है, आपको डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट पता होगा ना कि एक इंसान एक ही बार वो हो सकता है प्रोसिक्यूट हो सकता है एक ही ऑफेंस के लिए, वो अपने एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कोई भी पर्सन जो है अपनी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जब तक कोई प्रोसीजर लॉ ने एस्टेब्लिश ना करो। अब ये राइट टू प्राइवेसी मुझे लगता है सबसे ज्यादा ब्रीच होता है इंडिया में। घरों में ही ब्रीच हो जाता है, रिश्तेदार घुस जाते होंगे फोनों में आते होंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो इंडिया में नॉर्मली ब्रीच होता है घरों में। बट कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है
कि हर पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, तो कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं करा हो लॉ ने। पता है, फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे केस लॉ भी हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस है, ठीक है, इवन इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केसेस है, इन सब के बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इनको डिस्कस करने के लिए, कि ये काफी लैंडमार्क केसेस है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की। 21A कहता है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 21A कहता है कि जो प्रोविजन है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसमें यह है कि यार जो स्टेट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सारे स्टूडेंट्स को या सारे चिल्ड्रन को जो 6 साल से 14 साल के बीच में है। ठीक है, 6 साल से 14 साल तक तो कंपलसरी एजुकेशन करी गई है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। और अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसके अंदर क्या है, ये प्रोविजन वहां तक एक्सटेंडेड है कि जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन है इंडिया के, ये दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इन केस ऑफ अरेस्ट होता है, ठीक है, तो ये इसलिए ही है प्रोविजन कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। The provision is extended both citizen and non-citizen. It provides certain procedure to people in case of arrest. It is mentioned that this provision is not a fundamental right against the tension in arrest. This right aims to prevent arbitrary arrest and detention. ये हर केस फंडामेंटल राइट उस फॉर्म में नहीं है कि अगर आप कोई क्राइम करके कह रहे हो कि नहीं, मेरे को राइट है कि आप मुझे अगेंस्ट नहीं कर मतलब मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे कोई सेंस नहीं है। ये राइट है, पर ये जो हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो उन केसेस में, जिस केस में अगर आपकी गलती नहीं है, किसी मिसलीड के चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा है, तब ये राइट आपका यूज होता है। अब आप क्राइम करके खुद भागो और पता है सामने वाले को कि आपने क्राइम करा है, उसके पास प्रूफ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लीगल डिटेंशन की बात हुई है। इसका मेन एम यही है कि जो आर्बिट्रेटरी अरेस्ट होता है, जो डिटेंशन होता है, उसको कम करा जा सके, उसको प्रिवेंट करा जा सके। ठीक है, इसमें ये भी बात करी गई है, विजन स्टेट दैट एनी इंडिविजुअल हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई दे हैव बीन अरेस्टेड, आल्सो मस्ट नॉट बी डिनाइड टू कंसल्ट द लॉयर। इसमें आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 ये बात करता है, जिस बंदे को आपने अरेस्ट करा है, ठीक है, उसके पास पूरा अधिकार है ये जानने का कि उसे अरेस्ट क्यों करा गया है। ठीक है, एंड उसको आप नहीं रोक सकते किसी लॉयर से कंसल्ट करने के लिए। ठीक है, समझ आया। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 ये बात बोलता है, और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 भी ये बात बोलता है। एक सेकेंड, ये बात बोलता है कि जो प्रोविजन है, स्टेट दैट अरेस्ट इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मतलब कि अगर आपने किसको डिटेन करा है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास शो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब बात है हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है। इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल इंक्लूड है, ये वो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके 23 एंड 24 आता है, 23 एंड 24 से बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बेसिकली उसी बात की बात कर रहा है कि ट्रैफिक का जो ह्यूमन बीइंग का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इवन जो फोर्स लेबर है, उस चीज को प्रोहिबिशन की। ठीक है, कि वो चीज बंद होनी चाहिए। इवन बंद है इंडिया में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बंद है इंडिया में, और फोर्स लेबर भी बंद है, तो हमारे आर्टिकल 23 उसी चीज में डील करता है। और फिर आर्टिकल 24 ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, ये उस चीज के बारे में बात करता है। कि हमारे जो पीछे आर्टिकल 21 है, वो तो बोल रहा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन है। तो 6 से 14 साल तक का बच्चा किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज में नहीं होना चाहिए, किसी भी हजार्डियस वर्क में नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 24 उसी बारे में बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन।
ठीक है, दिस प्रोविजन गारंटी दैट एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम टू कॉन्साइंस एंड द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ वंस रिलीजन टू ऑल द सिटीजन। मतलब ये राइट गारंटी करता है कि एक सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो अपना जो रिलीजन है उसको फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, अपने सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, दिस लॉ फर्दर मेंशन दैट स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। मतलब कि ये, यार देखो, अब इन्होंने ये लॉ अगर दिया है, इंडिया के अंदर ये लॉ है कि यार आप अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप प्रोफेस कर सकते हो अपने रिलीजन को, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें भी चीज मेंशन करी है कि जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है रेगुलेट या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जो अदर सेकुलर एक्टिविटीज है उन सबको। मतलब आप तो प्रोफेस कर सकते हो बट स्टेट के पास कहीं ना कहीं ये पावर है कि वो सेकुलर एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर। आर्टिकल 26 बेसिकली कहता है कि यार आप ये जो राइट है ना, ये मेंटेन करते हैं इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल इंटरेस्ट होता है उनको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सबके पास राइट है कि वो अपने खुद के अफेयर जो रिलीजन मैटर की है उसको मैनेज करें। ठीक है, चाहे वो इमूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और जो प्रॉपर्टी है वो लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर होगी, लेकिन जो अपने खुद के लॉ रिलीजन अफेयर्स है उसे लोग खुद सॉर्ट करें। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 27 की, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। As per the provision, no taxes shall be imposed on such process which are directly used for the promotion and maintenance of any particular religion। मतलब कि ये, अगर आप अपनी रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करा जाएगा ऐसे किसी भी प्रोसेस में, ना तो डायरेक्टली। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रमोशन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, तो उस पर टैक्सेस इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। बात करते हैं आर्टिकल 28 की, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उनके पास फ्रीडम है कि वो जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन होता है या फिर रिलीजियस वर्शिप होती है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की, 29 से 30। तुम्हारा 29 है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। 29 का सब क्लॉज 1 यही बोलता है जो प्रोविजन है ना इस सेक्शन का, ये सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, ठीक है, उनके पास राइट है कि यार वो उसको कंजर्व करें, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को और अपनी जो स्क्रिप्ट है उन चीजों को कंजर्व करें, उसको कंजर्व करके रखें। ठीक है, ऐसे ही इसका 29 का जो सब क्लॉज 2 है वो यही कह रहा है, जो प्रोविजन है मेंशन करता है जो स्टेट है ना वो डिनाई नहीं कर सकती एडमिशन उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मेंटेन करे गए हैं। ये एट नहीं है यहाँ पे, जो मेंटेन बाय गवर्नमेंट है या फिर दो जो रिसीव करते हैं एनी पर्सन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड। मतलब कि ये प्रोविजन बेसिकली यही बात करता है कि एक स्टेट डैमेज नहीं कर सकती किसी के भी एजुकेशन को लेके, मतलब किसी के भी एडमिशन को लेके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, क्राइटेरिया हो सकते हैं सबके कि हम ये चीज रख रहे हैं इसके बाद हम एडमिशन लेंगे, पर वो मना नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं ले रहे, वो ऐसे मना नहीं कर सकते, क्राइटेरिया हो सकता है पर मना नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द राइट इज प्रोवाइडेड माइनॉरिटीज टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज के पास राइट है कि यार वो अपना खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1। ये बोलता है द प्रोविजन स्टेट्स दैट ऑल द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज देयर चॉइस। ठीक है, वो अपने चॉइस से जो है अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
बात करते हैं आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2। The provision state that when granting aid to the education institution, state shall not discriminate against any education institution। मतलब कि जब हमारी जो स्टेट है, ठीक है, जब वो एड्स ग्रांट कर रही है, एजुकेशनल एड्स जब वो ग्रांट कर रही है, तो वो किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि नहीं हम इसमें नहीं देंगे, इसमें नहीं देंगे। तो वो एड ग्रांट करी तो वो सबके लिए है, ठीक है। अब आया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, आर्टिकल 32 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी गई है सर्टेन रेमेडीज, ठीक है। एक जो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है किसी भी सिटीजन का, तो वो डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव द पावर टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकती है। और रिट्स हमारी कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एट सर्टोरिया, ठीक है। ये हमारी 5 रिट्स होती है। whichever may be appropriate for enforcement of any rights conferred by this one। कोई भी रिट जो अप्रोप्रिएट है तो वो सुप्रीम कोर्ट इसको इश्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। अब हम बात करते हैं रिट्स की, ठीक है। आई होप यार आपको ये वीडियो समझ आ रही हो। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज कर देना। अब बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। ये जो इशूड है ये कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा जो है डायरेक्ट करी जाती है, ठीक है। ये उसके लिए होता है कि जो पर्सन जो होल्ड कर रहा है किसी की कस्टडी, एक पर्सन को दूसरे मतलब एक पर्सन को कोर्ट में शो करने के लिए, तो वो ये चीज होती है। हेबियस कॉर्पस होता है, it is used by a court or judge directing one who holds another in custody to produce the person before the court for some specific purpose। प्रीवियस वापस इसी बारे में बात करता है कि यार अगर कोई पर्सन है आपकी कस्टडी में तो आपको विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आपने उसे रखा है तो आपको उससे बिफोर द कोर्ट शो करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं सर्शोरिया की। सेशन में क्या होता है? A writ of certiorari orders a lower court to deliver its record in case so that the higher court may review। इसमें होता है सर्शोरिया में एक लोअर कोर्ट जो होता है उसको हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि यार जो तुम्हारा जो केस है, जो केस का रिकॉर्ड है वो मेरे पास भेजो, ठीक है, उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। सर्शोरिया में ये होता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन इज इशूड primarily to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction in cases pending before it or acting contrary to the rules of natural justice। प्रोहिबिशन ये करता है जो हमारे इंफीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो हमारे इंफीरियर कोर्ट्स हैं, ये उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उनकी अगर ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड होती है तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगी। तो प्रोहिबिशन उस चीज को रोकता है कि नहीं यार आपके पास इतनी पावर है आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूएस कॉर्पस समझ में आया कि मैंने आपको अपनी कस्टडी में रख लिया तो मेरे को आपको विद इन 24 आवर्स दिखाना पड़ेगा कोर्ट के सामने, ठीक है। किसी के भी अगेंस्ट सीरियस इशू हो सकते हैं, पुलिस वालों के अगेंस्ट अगर वो आपकी निकल डिटेन करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्शोरिया की। तो सर्शोरिया बेसिकली वो ये है कि जैसे कि हमारे घर वाले हमें ऑर्डर देते हैं, जैसे कि आपके पापा आपको ऑर्डर देते होंगे कि यार जो आप काम कर रहे हो मुझे तो रिव्यू करने के। ऐसे ही जो हमारा हायर कोर्ट हो गया या फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो अ, बोलता है कि यार जो आपके रिकॉर्ड है किसी भी केस का वो उससे दिया जाए रिव्यू करने के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन वही हुआ कि यार इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या ट्रिब्यूनल कोर्ट है उनको मतलब कि प्रिवेंट कर दिया जाता है, अपनी पावर्स को वो एक्सीड नहीं कर सकते, अपनी जुरिडिक्शन को वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैंडेमस की। सो मैंडेमस जो है ये रेट है, द रेट एम्प्लॉयड बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी, दिस रेट इज इशू अगेंस्ट द पब्लिक बॉडी। ये जो मैंडेमस है ये अगेंस्ट यूज होती है कोई अगर पब्लिक ऑफिशियल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई पब्लिक ऑफिशियल हूँ, ठीक है, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर रही हूँ,
तो ये रेट मेरे खिलाफ इशू हो सकती है। ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ ये रेट इशू हो जाती है। ठीक है, अब बात आई क्यू वारंट को। द रेट ऑफ क्यू वारंटो may be issued against a person holding a public office or governmental privilege। क्यों वारंट उसके खिलाफ होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, मैंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करा है, ठीक है, तो वो ये होता है कि किस अथॉरिटी से आपने इसको होल्ड करा है। ठीक है, मुझसे लॉ पूछ सकते हैं कि आपने किस अथॉरिटी से होल्ड करा है। ठीक है, तो ये होता है क्यू वारंट, जिसमें कि जो कोर्ट है वो ये रिट इशू करता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा हो, या फिर वो गवर्नमेंट ने जो प्रिविलेजेस हैं, जो पावर्स है गवर्नमेंट की, उसका यूज कर रहा हो, उसके अगेंस्ट क्यू वारंट की रिट जो है इशू हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको 5 रेट समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, आई होप आपको फंडामेंटल राइट समझ में आई हो। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारे आर्टिकल 15A फोर्थ पार्ट में दी गई है। ठीक है, इसके अंदर 3 पिलर्स दिए गए हैं, एक सेकंड। तो हम बात करते हैं हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की। सॉरी गाइस, मैंने बीच में पॉज करा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी आर्टिकल 51A में दी गई है, फोर्थ ए में। ठीक है, आर्टिकल 51 ऑफ चैप्टर फोर्थ ए में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो दी गई है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं बेसिकली स्टेट के। एक तो होता है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अकेला अकेले कोई भी वक्त नहीं कर सकता। अब 42 अमेंडमेंट आया था 1976, उसके अंदर ये ऐड करा गया था। ठीक है, और जो 51 आर्टिकल है ये हमारा डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, 51 जो आर्टिकल है वो हमारा डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि सिटीजन की कौन सी ड्यूटीज है। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो मैंने आपको ये पता चल रहा होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आर्टिकल 51A चैप्टर फोर्थ ए में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। किसके बाद आई है? 42 अमेंडमेंट 1976 के बाद आई थी। सो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या बेसिक? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 ड्यूटीज थी, फिर 2002 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये 11 हो गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट ड्यूटी हमारी ये है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड और हम उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका आइडल्स और उसके इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है,
मतलब कि हमें चेरिश करना है, हमें फॉलो करना है जो हमारे नॉबल आइडियाज हो उनको, जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल जो है फ्रीडम को उसको इंस्पायर करा था। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हमें इस कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखना है। और टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि अगर कहा जा रहा है आपको भी देश के लिए कि अब आपको अपनी सर्विस देनी है, तो आप उसे देंगे, आप उसे मना नहीं कर सकते। ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट of common brotherhood among us all, the people of India, transcending to renounce practice derogatory to the dignity of women। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हारमोनी को प्रमोट करना है। ठीक है। और जो स्पिरिट है कॉमन ब्रदरहुड के, उसको बचा के और बना के रखना है। ठीक है, इंडिया में। और जो वुमेन्स की डिग्निटी का भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स की, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। मतलब जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, उसको हमें वैल्यू करना और उसे प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। तो हमने पढ़ी सिक्स। तो अब हम सेवन की बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। समझ में आ रहा होगा? बेसिकली बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इन सब को, लेक्स को, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करा जाए, इस चीज के लिए बात करता है हमारा सेवन। ठीक है। सो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो इंडियन सिटीजन को परफॉर्म करनी है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। फिर हम बात करते हैं एट्थ ड्यूटी की। टू डेवलप टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब कि एक स्पिरिट होनी चाहिए लोग के अंदर किसी चीज की इंक्वायरी करने की या किसी चीज में बदलाव लाने की। ठीक है। सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना और वायलेंस को नहीं करना। ठीक है। एंड टेंथ है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्टेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट टाइम नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। मतलब कि इंसान को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज या फिर कलेक्टिव एक्टिविटीज में, ताकि जो हमारा नेशन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ सके, हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट वो अचीव कर सके इसलिए। ठीक है। तो हमारी ये 10 ड्यूटीज थी। जो सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने की, उसके आइडल को रिस्पेक्ट करने की। और सेकंड में हमने बात की थी कि जो हमारे नॉवेल्स हैं उन सबको, उन सबसे इंस्पायर्ड होने की। और थर्ड में हमने बात की थी कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। और फोर्थ में हमने बात की थी कंट्री को डिफेंड करने की। ठीक है। तो ये ड्यूटीज प्लीज आप याद कर लेना, क्योंकि बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं। फिर क्या हुआ इसके अंदर, एक ड्यूटी और ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके बाद एक चीज और इसमें ऐड करी गई थी। ठीक है। उसके अंदर ये था कि जो पेरेंट है या फिर जो गार्जियन है, उन्हें प्रोवाइड करनी होगी अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस मे बी बिटवीन 6 and 14 years। मतलब कि ये पेरेंट्स और गार्जियन पे ये चीज इम्पोर्टेंट है कि यार वो अपने छोटे बच्चों को एजुकेशन दें। ठीक है। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब बात करते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी क्या होता है, इन चीजों में हो जाती है कंफ्यूजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पहले आएंगे। फंडामेंटल राइट्स 51A में, ये 51 तक है और वो 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फिर डीपीएसपी आए, फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, क्योंकि वो 51A में आती है और 51 तक हमारे डीपीएसपी चलते हैं। ठीक है। और ये हमारे पार्ट 4 में दिए गए हैं और वो पार्ट 4A में दिए गए हैं। ठीक है। सो इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डीपीएसपी के साथ। ठीक है। और ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, और आयरलैंड ने इसको कॉपी करा था स्पेनिश से। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है?
दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है। ठीक है, जो इंडिया में आया था गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बाद आया था। और वैसे सेकंड टाइम वालों के लिए गवर्नमेंट एक्ट 1935 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सो अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की। ठीक है, तो आर्टिकल 36 डीपीएसपी का हमें डिफाइन करता है स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 है, तो हम इसमें कुछ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में अगर आता है डीपीएसपी तो आप डीपीएसपी में एक चीज ध्यान रखिए कि डीपीएसपी जो है रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो है बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेट के अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उस चीज को कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे वो ये चीजें अपहोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की। इसकी डेफिनेशन सेम है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि जो स्टेट इंक्लूड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, पार्लियामेंट भी इंक्लूड करती है, हर स्टेट की गवर्नमेंट को इंक्लूड करती है, लेजिस्लेचर को इंक्लूड करती है और अथॉरिटीज को इंक्लूड करती है, चाहे वो लोकल हो या फिर कोई भी अथॉरिटी हो जो इंडियन के टेरिटरी में है और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो भी हमारी स्टेट या कोई भी चीज जो इंडिया के कंट्रोल में है, इंडियन टेरिटरी के अंदर है, वो स्टेट के अंदर आती ही आती है। ओके, अब आर्टिकल 37 है शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि ये हमारे जो डीपीएस में रिकॉग्नाइज है बट इन्फोर्सेबल नहीं। आप इनके ब्रीच को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि यार इन्होंने ऐसे कर दिया, नहीं। वो उनकी अपनी ड्यूटी है कि वो इस चीज को परफॉर्म करें। ठीक है, आर्टिकल 13 है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, कि लोगों को सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करा जाए हर फील्ड में। आर्टिकल 39 बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के पास प्रिंसिपल है। ठीक है, और इसमें का प्रिंसिपल ये है कि मैन एंड वुमेन जो है उनके पास इक्वल राइट्स है एडुकेट लिवलीहुड के। ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पीपल ओवर मटेरियल रिसोर्सेज अंडर द कम्युनिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट फॉर कॉमन गुड ऑफ पब्लिक, मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाए ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पे। एंड नो पर्सन, किसी पर्सन को इन्फोर्स आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए जो उसके लिए सुटेबल नहीं है, उसकी हेल्थ या उसकी एज या उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटे बच्चे को नहीं कह सकते, 5 या 6 साल के बच्चे को, कि आप इस फैक्ट्री में काम करें, आपसे फोर्स नहीं कर सकते आप किसी हजारडियस वर्क के लिए। अब किसी भी पर्सन को इवन प्रोफेशन में भी आप उससे फोर्स नहीं कर सकते, जैसे किसी को डॉक्टर बना दो, आप ये नहीं कर सकते कि आप लॉ में जाओ। ठीक है, कोई किसी बंदे को फोर्स नहीं कर सकता। बीबीएसपी के कुछ वो है प्रिंसिपल्स हैं इस पॉलिसी के। So, children must be given even opportunity to facilitate so that they develop a healthy manner and should be provide a positive environment। ये बात करते हैं कि यार जो चिल्ड्रन है ना उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और जो फैसिलिटीज है वो अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करा जा सके ताकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनी रहे हेल्थी मैनर। ठीक है, ये बात करते हैं। आर्टिकल 39 बात करते हैं फ्री लीगल एड, मतलब कि जो लीगल एडवाइस चाहिए वो फ्री देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, 41 बात करते हैं वेलफेयर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी सबसे पहले यही होती है कि वो इसके सिटीजन्स का वेलफेयर करे, जो रिसोर्सेज है वो सिटीजन्स तक प्रोवाइड कराए। ठीक है, आर्टिकल 42 बात करते हैं सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, कि एक जस्ट और एक ह्यूमन वर्क होना चाहिए, एक मेटर्निटी रिलीफ होने चाहिए लोगों के पास और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 43 बात करता है फेयर वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो मैन है या वुमेन है दोनों को इक्वली वेजेस मिलने चाहिए और इक्वली एक डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए लिविंग का। ठीक है, आर्टिकल 44 बात करते हैं न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब कि गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए और एक जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है पब्लिक हेल्थ उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग इजीली अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। ठीक है, 44 उसके बाद मैंने लिखा 48, क्योंकि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे, जो मुझे लगा था कि शायद ये आप लोग को याद रहेंगे, क्योंकि डीपीएस में कॉन्सेप्ट आपका 6 सेमेस्टर में भी आई थिंक है, तो ये चीज आपकी आगे भी आने वाली है। तो ये चीज मैंने ऊपर ऊपर से इसलिए लिखी है क्योंकि अभी आप नॉर्मल भी इसे लिखाएंगे तो वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। तो 48 ए बात करता है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब ये तो स्टेट की ड्यूटी है कि यार वो इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करे।
49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब कोई भी मॉन्यूमेंट्स है और या कोई भी प्लेसेस है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उन सबको एक स्टेट को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ड्यूटी गवर्नमेंट की वो उन सारी चीज को प्रोटेक्ट करे, उन सारी चीज को टाइम टू टाइम रिपेयर कराए उनमें जरूरत है तो। ठीक है। फिर आर्टिकल 50 बात करते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बात करता है कि यार जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि है भी। ठीक है, आर्टिकल 50 समझ में आया। आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये दो बार लाइन रिपीट हो गई है। सो ये बात करता है कि जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए एंड ऑनरेबल रिलेशन होने चाहिए नेशंस के बीच में। ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की एंड ट्रीटीज की, और इनकरेज करनी चाहिए सेटलमेंट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको बाय मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन के मेथड से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट होनी चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये ऊपर वाले सारे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी की इम्पोर्टेंस क्या है? जो डीपीएसपी हमारे 36 से 51 तक को कवर है। ठीक है। और ये बात करते हैं हमारे वुमेन, कंट्री इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, रूरल ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है। और इसका मेन है क्या है, डीपीएसपी डीपीएसपी बनाई इसलिए चाहिए ताकि जो स्टेट है ना उसका वेलफेयर हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें ज्यादातर इक्वालिटी की बात की गई है, लीगल एड की बात की गई, न्यूट्रिशन की बात की गई है, तो वो सारी चीजें इसलिए करी है ताकि एक स्टेट का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो भी मिनिमाइज हो सके, प्लस वेलफेयर भी हो सके लोगों का। ठीक है। और ये जो है नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए कि उसे किस तरह से अपनी कंट्री में फंक्शनिंग करनी है। ठीक है। एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ। और इसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए, एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू so much and have a good day and best of luck for your exams. Thank you.